बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हम फिज़िकल केमिस्ट्री का न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इस एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम एटम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि एटम कब डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने एटम के बारे में थ्योरीज को प्रपोज किया। अगर इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल था विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, क्योंकि इसमें डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। तो इस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम एटम के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो एटम का वर्ड सबसे पहले डेमोक्राइटस ने प्रपोज किया था, विच वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्राइटस, उसने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, उसने ये कहा था कि जो मैटर है, मैटर मिलके बनी है एटम से। ठीक है, तो ये बोला मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कि मैटर को हम स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल को उसने क्या नाम दे दिया, एटम का। ईच पार्टिकल नेम्ड एटम, कि हर एक पार्टिकल को उसने एटम का नाम दे दिया। उसने ये बोला कि एटम को हम मैटर को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक पार्टिकल को उसने एटम का नाम दे दिया। और साथ में ये भी कहा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कि मैटर को तो हमने डिवाइड कर लिया, तो इसको हम डिवाइड नहीं करते, तो इसको हम बोल सकते हैं इनडिविजिबल, कि डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता। ये तो थी डेमोक्राइटस की थ्योरी। उसने कब प्रपोज की, 400 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तब इसने ये थ्योरी प्रपोज की। उसके बाद एक स्कूल टीचर था विच वाज जॉन डाल्टन। 1803 में एक स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। इसको हम डाल्टन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि जितनी भी पूरी यूनिवर्स है वो मैटर से मिलके बनी है, और जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का। होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, कि जितनी भी पूरी यूनिवर्स है, ये कायनात है, वो किससे मिलके बनी है, मैटर से। और जो एटम है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब ये था जॉन डाल्टन की थ्योरी। और इस टाइम तक, अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि एटम जो है इंडिविजिबल है, इसको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद था एक साइंटिस्ट जे थॉमसन। जे थॉमसन, इसका एक मॉडल बहुत फेमस हुआ था विच वॉज प्लम पुडिंग मॉडल, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ था बिकॉज उसकी बहुत सी लिमिटेशंस थी। लेकिन उसने जो मॉडल प्रपोज किया था उसका नाम दिया था उसने प्लम पुडिंग, और ये 1897 में उसने अपना मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने क्या, जे थॉमसन का वर्क किया था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उसने उस टाइम पे तो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स थे उसको डिस्कवर किया, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। ठीक है, डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और बाद में उन चार्ज पार्टिकल्स को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को किसका नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। अब उसने जो मॉडल प्रपोज किया उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम पे वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। और उस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रैंडम प्रेजेंट है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स भी क्या प्रेजेंट है, रैंडमली। कि इस पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या नाम दिया, लाइक पुडिंग, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लम्स, ठीक है। और इस मॉडल को इसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि इसने एक तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, ये बताया कि रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्जेस की, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली प्रेजेंट हैं। तो ना तो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में कुछ पता था, और ना ही एटम के जो पॉजिटिव चार्ज है, डिस्पर्शन है, उसके बारे में कुछ पता था कि क्या अरेंजमेंट है उसके, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड जो था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, विच वॉज अ ह्यूज डिस्कवरी एट दैट टाइम। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इसको कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसकी इस डिस्कवरी ने बहुत सारी नई थ्योरीज को जन्म दिया, ठीक है। बहुत सारी नई थ्योरीज प्रपोज हुई। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक अलहदा फील्ड का आगाज़ हुआ, जिसकी मदद से हमने बहुत क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कवरी हुई। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक्सपेरिमेंट है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम अपना प्रॉपर टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। अब रदरफोर्ड ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने जो पार्टिकल्स की बीम यूज़ की थी वो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स। 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम यूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए हम अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। इसने 1911 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब सबसे पहले इसने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, अपरेटस क्या था, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो उसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ किया, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ किया, जिसमें कौन कौन से रेडियो एक्टिव उसने एलिमेंट यूज़ किया, या तो रेडियम हो सकता है या फिर पोलोनियम हो सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? किसी भी अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करते हैं। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम थी जो उसने यूज़ की वो थी हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम पे +2 चार्ज था। सबको पता है हीलियम पे कितना चार्ज होता है? हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें से रिमूव करवा लेते हैं, इजेक्ट करवा लेते हैं, तो हीलियम पे जो चार्ज आ जाता है +2। तो ये न्यूक्लियाई उसने यूज़ किया अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम जो उसने थ्रो करवाई थी गोल्ड फॉइल पे। तो फिर उसने क्या यूज़ किया, गोल्ड फॉइल यूज़ की, विच वाज 0.00004 सेंटीमीटर थिक के बिल्कुल। जो आप मोस्टली देखते हैं कि हमारे पास कोई भी बुक का या कॉपी का पेज होता है उससे भी ज़्यादा बारीक वो गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। और एक डिटेक्टर उसने उसके सराउंडिंग में रख दिया, वो डिटेक्टर था जिंक सल्फाइड। जो डिटेक्टर यूज़ किया उसने वो किससे बना हुआ था, जिंक सल्फाइड से। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम थी वो थी हीलियम न्यूक्लियाई, गोल्ड फॉइल, रेडियो एक्टिव। सो ये तो था उसका कुछ मेन अपरेटस। अब हम देखते हैं उसने कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। उसने क्या किया, यहाँ से रेडियो एक्टिव सोर्स से लेड का जो पिन होल था उसके थ्रू एक अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को थ्रो करवाया, किस पे, गोल्ड फॉइल पे। 1 बाय 1 उसने थ्रो करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम्स। तो क्या हुआ, कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम थी अपने टारगेट पे जाके उन्होंने क्या किया, फ्लैश लाइट शो की। डिटेक्टर तो हमें क्या क्या दिखा रहा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की बीम थी, हम कैसे आइडिया लगा रहे थे कि वो अपने पाथ पे जा रही है या पाथ से स्कैटर हो रही है। ये हमें इससे पता चल रहा था कि जो पार्टिकल्स की बीम थी वो सीधी अगर जा रही थी तो वहाँ पे फ्लैश लाइट शो कर रही थी, अगर थोड़ा सा अपने रास्ते से हट रही थी तो थोड़े से वाइड एंगल पे फ्लैश लाइट शो कर रही थी, अगर बिल्कुल ही वापस टकरा के मुड़ रही थी तो बिल्कुल डिटेक्टर पे यहाँ पे फ्लैश लाइट शो कर रही थी। तो इन फ्लैश लाइट्स के ज़रिए उसने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया कि कुछ जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम वो तो
पास आउट हो गई, अपने बिल्कुल पाथ पे ही सामने जाके डिटेक्टर पे उन्होंने फ्लैश लाइट को शो किया, कुछ हल्का सा डेविएट हुई, डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट का मतलब है अपने पाथ से हटना, डिफ्लेक्शन से ये वर्ड हम निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब है अपने पाथ से हट जाना, कि वो थोड़े से एंगल से अपने पाथ से हट गई, और कुछ जो थी बहुत कम वो बिल्कुल ही वापस आ गई, और बिल्कुल उन्होंने वाइड एंगल, बहुत 180 की एंगल पे फ्लैश लाइट को शो किया। तो ये था कुछ उसका ऑपरेटर्स, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं उसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट्स कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ही बम्बार्ड हाई एनर्जी स्ट्रीम, कि उसने हाई एनर्जी स्ट्रीम या फिर हम इसको बीम भी कह सकते हैं। किसकी बीम? अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, कि थिन गोल्ड फॉइल पे उसने एक हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम को थ्रो किया, बम्बार्ड किया, और वो गोल्ड फॉइल की थिकनेस 0.00004 cm थिक, इतने सेंटीमीटर थिक थी वो गोल्ड फॉइल। द स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम थी वो किस चीज़ से हम डायरेक्ट कर रहे थे, किस चीज़ से उस पर फॉल करवा रहे थे, बम्बार्ड करवा रहे थे? रेडियो एक्टिव सोर्स से। और वो रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा था? या तो वो था रेडियम या फिर था पोलोनियम। इन दो रेडियो एक्टिव सोर्सेज को यूज़ करके अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम को बम्बार्ड करवा सकते हैं गोल्ड फॉइल पे टू परफॉर्म द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट था ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अल्फ़ा पार्टिकल्स आफ्टर इंटरेक्शन विद द थिन शीट ऑफ गोल्ड, कि उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन को स्टडी किया था, कि क्या जब वो इंटरेक्ट करती हैं शीट ऑफ गोल्ड के साथ तो वो क्या डिफ्लेक्शन शो करती हैं या नहीं करती है, अगर करती हैं तो कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं। टू स्टडी द डिफ्लेक्शन ही प्लेस्ड अ डिटेक्टर मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, कि उसने उनकी डिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए, कि अगर हम इसकी डिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो उसको स्टडी करने के लिए उसने गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में एक डिटेक्टर सेट कर दिया विच वॉज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। इसका काम ये था कि उसने उस अल्फ़ा पार्टिकल की बीम्स को ऑब्जर्व करना था कि वो गोल्ड फॉइल में से टकरा के कहाँ कहाँ पे अपनी फ्लैश लाइट्स शो कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि वो डिफ्लेक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये तो कुछ से उसके एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स। अब उसने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, ऐसे उसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब हम उसकी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी उसने ऑब्जर्वेशन की बाय द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम इसकी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस पढ़ लेते हैं जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसकी स्कैटरिंग के थ्रू उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो जो ऑब्जर्व किया उसने, a large fraction of alpha particle passed through the gold sheet without getting deflected, कि जो मोस्टली 90% से अबव अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर क्या वो गोल्ड शीट में से पास हो गए, और उन्होंने सामने यहाँ पे फ्लैश लाइट शो की, जिससे डिटेक्टर पे हमें फ्लैश लाइट्स के थ्रू पता लगा कि उन्होंने गोल्ड शीट में से पास हो गए विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, अपने पाथ से हटे बगैर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो ये था उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जो सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जब ज़्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए तो उसने कहा द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, उसने ये कहा कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अल्फ़ा पार्टिकल पास नहीं होते बल्कि टकरा के वापस आते। क्यों टकरा के वापस आते? क्योंकि जो उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बीम यूज़ की थी विच वॉज हीलियम +2 न्यूक्लियर, हीलियम का न्यूक्लियर था, उस पर भी +2 चार्ज था। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो +2 जो न्यूक्लियाई था वो उससे टकरा के वापस ज़्यादा पार्टिकल वापस आते, रिबाउंस करते, जो ज़्यादा पार्टिकल्स थे वो रिबाउंस करते, इट्स मीन टकरा के वापस आते, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्जन होती है, पॉजिटिव एक जैसे चार्ज हो तो उनमें रिपल्जन होती है। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि बट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, बल्कि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इसकी थोड़ी, अगर कोई पार्टिकल है लेट्स सपोज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो लाइक दिस तो उस तरह से उसकी
पार्टिकल्स की डिस्पर्जन होती है कि कॉन्सेंट्रेशन में एक स्मॉल वॉल्यूम बना रहे हो तो इस तरह से वो कॉन्सेंट्रेशन होती है, बिल्कुल एक स्मॉल वॉल्यूम बनाती है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया कि अगर मोस्टली पार्टिकल गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है चार्ज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट के इस जो ऑब्जर्वेशन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल था जे थॉम्सन का, उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया? क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल में हमने स्टार्ट में पढ़ा कि उसने कहा था कि जो डिस्पर्शन है पॉजिटिव चार्जेस की रैंडम वे में लाइक अ पुडिंग, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। अगर उस मॉडल को देखा जाए तो जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल, उनको रिबाउंस बैक होना चाहिए था, उनको गोल्ड फॉइल में से ज़्यादा गुजरना नहीं चाहिए था। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यूज़ किए थे। कितने? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को उसने 1 बाय 1 गोल्ड शीट में से पास करवाया था। तो इतने पार्टिकल्स को पास करवाने के बाद उसके पास ऑब्जर्वेशन थी कि 90% से भी अबव, इनफैक्ट 95% से भी अबव जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो रहे थे, विच वॉज रिजेक्टिंग द जे थॉम्सन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो जो नेक्स्ट उसकी ऑब्जर्वेशन थी, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल्स, कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, या फिर हम कह सकते हैं और डिफ्लेक्टेड माइन्यूटली, कि उन्होंने बहुत थोड़ी डिफ्लेक्शन शो की। जो उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स और डिफ्लेक्टेड बैक, के जो बहुत कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे शो हुए कि उन्होंने बहुत थोड़ी डिफ्लेक्शन शो की। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल और डिफ्लेक्टेड बैक और रिबाउंस बैक, के बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स है जो टकरा के वापस आए। ये भी जे थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, उसको रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब कैसे हुआ होगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग? अगर अल्फा पार्टिकल्स की बीम है वो वापस आ रही है तो क्या मतलब है उसका, कि ख़ास अरेंजमेंट में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। These are the protons present in the nucleus containing positive charge. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। These are the protons जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि जो पहली अल्फा पार्टिकल यहाँ से हम थ्रो करवा रहे थे, जो रेडियो एक्टिव सोर्स था, फर्स्ट लेट्स सपोज के एक फर्स्ट अल्फा पार्टिकल्स की बीम पास हुई, वो सीधी गुजर गई। ठीक है, नेक्स्ट भी अल्फा पार्टिकल्स की बीम पास करवाई, वो भी सीधी गुजर गई। एक और अल्फा पार्टिकल्स की बीम पास हुई, वो भी सीधी गुजर गई विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। अब जो नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल्स था उस क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरा और माइन्यूटली डिफ्लेक्ट हो गया, उसने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की। अब जो नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल था वो बिल्कुल जाके पॉजिटिव चार्ज से टकराया और डिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, बहुत लार्ज एंगल पे उसने डिफ्लेक्शन शो की। सो दीज आर दी अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि किससे मिलके बने हैं? हीलियम +2 न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम +2 न्यूक्लियाई है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बीम जा रही है, अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज से नहीं टकराती, उसके बिल्कुल खाली पार्ट्स में से, एम्प्टी स्पेस में से गुजर जाती है, तो वो क्या कहेंगे? वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इट्स मीन कि पॉजिटिव चार्ज से नहीं टकराई। जहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज से टकरा रही है उसको रिपल्जन फील हो रही है। अगर वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़ा सा टकरा रही है, इट्स मीन उसके पास से गुजर रही है, तो उसको थोड़ी सी रिपल्जन फील हो रही है, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर वो बिल्कुल सामने जाके पॉजिटिव चार्ज पे स्ट्राइक हो रही है तो वो बिल्कुल ही रिबाउंस बैक हो रही है, कि उसको रिपल्जन फील हो रही है, फ़ौरन से वापस मुड़ रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये था कुछ उसका व्यू के ऐसा हमने कुछ स्ट्रक्चर सोचा कि उसने कहा कि न्यूक्लियस के एटम के अंदर एक और भी चीज़ प्रेजेंट है, जिसने उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। और उसने ये भी कहा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो हमारे जो हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स की बीम थी उन्हें पास हो जाना चाहिए था। अगर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो रिपल्जन हो रही है, लेकिन साथ में ये भी था कि वो रिपल्जन बहुत कम थी, ज़्यादातर पास हो रहे थे। रिपल्जन कम थी मतलब
तो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में। ये तो थी उसकी ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके पास्टुलेट्स देखते हैं कि उसने जो डिस्कवरी की उसके पास्टुलेट्स क्या डिराइव किए। आपको अभी स्क्रीन पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट नज़र आ रहे हो कि अब हम पास्टुलेट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करेंगे। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है एन एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, के जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एटम वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, के जो मेजॉरिटी है उसकी उन चार्ज पार्टिकल्स की वो बहुत ही स्मॉल रीजन में है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में है और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम बना रहे हैं। दिस रीजन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, कि एटम के उस रीजन को उसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्कवरी थी, बड़ी डिस्कवरी थी। सबसे पहले एटम को हम ये समझते थे कि जो एटम है इसको हम पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस मॉडल ने उस मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट की बेस पर रिजेक्ट किया था। तो नेक्स्ट जो इसका पॉस्टुलेट है एटम्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इवन विच इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर उसके जो सराउंडिंग में है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उन चार्ज पार्टिकल्स को उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ एट वेरी वेरी हाई स्पीड। अब ये बात नोट करने वाली है कि जो सर्कुलर पाथ उनके फिक्स पाथ हैं उस पर रिवॉल्व करते हैं विद वेरी हाई स्पीड। दिस फिक्स सर्कुलर पाथ वाज नेम्ड एज ऑर्बिट्स। इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट्स का नाम दे दिया। एन एटम हैज़ नो नेट चार्ज और दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। कैसे न्यूट्रल था, लेट्स सपोज सबको पता है प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और कैंसिल आउट करने के बाद जो नेट चार्ज हमारे पास बचता है वो होता है जी ज़ीरो। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because electrons are negatively charged at the densely concentrated nucleus is positively charged, के जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो concentrated nucleus है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। A strong electrostatic force of attraction hold together न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी चीज़ होल्ड करके रखती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट इसका पॉस्टुलेट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल साइज ऑफ द एटम, कि उसने ये कहा, पॉस्टुलेट उसका ये था कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का अगर हम एटम के पूरे साइज़ के साथ उसका कंपैरिजन करें तो वो बहुत ही छोटा साइज़ है न्यूक्लियस का, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में वो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए उसका साइज़ भी पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा साइज़ है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ इसकी पॉस्टुलेट्स। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस कौन सी हैं। तो ये हैं कुछ लिमिटेशन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, रदरफोर्ड्स मॉडल was unable to explain the stability of an atom, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता रहा था कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है, कैसे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड पोस्टुलेट, के अगर हम रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एट वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर हालांकि जो मैक्सवेल था उसने इसकी एक थ्योरी थी विच वाज क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो ये मॉडल जो था पूरा का पूरा इसने रदरफोर्ड ने कहा था कि ये क्लासिक थ्योरी पे बेस कर रहा है। ठीक है, क्लासिक थ्योरी पे उसने इस मॉडल क्या पूरा था कि ये बेस कर रहा है। लेकिन जो मैक्सवेल का जो थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज की थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ठीक है,
हर चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, लेकिन वो अगर हाई स्पीड के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। मैक्सवेल एक्सप्लेन्ड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम इसको EM वेव्स भी कह देते हैं, EMR भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन थे उसको भी यही होना चाहिए था कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल हैव एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास कहाँ से आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है इनकी, क्योंकि अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक मोशन के थ्रू उन्हें एनर्जी मिल रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करते करते वो हाई स्पीड में कंटिन्यूसली एनर्जी को भी रिलीज़ कर रहे हैं। दिस वाज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑर्बिट्स विल ग्रेजुअली श्रिंक, कि अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी उसका रेडियस भी कम होता जाएगा और क्या होगा, जो ऑर्बिट्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली द ऑर्बिट्स विल श्रिंक एंड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑर्बिट श्रिंक होते होते बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, एटम एक स्टेबल पार्टिकल है, तो ये भी उसकी लिमिटेशन थी कि एटम तो कोलैप्स होता नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो एटम कोलैप्स हो जाएगा उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड थ्योरी वाज इनकम्प्लीट बिकॉज इट डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, कि इसलिए भी इनकम्प्लीट थी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स को मेंशन नहीं किया ऑर्बिट्स में, कि कौन सी अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। अब हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ ली, अब इसको थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे एटम के कोलैप्सिंग का जो पॉइंट था उसके थ्रू हमने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। अभी जो हमने रदरफोर्ड्स की लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स के कुछ पॉइंट्स पढ़े, उसका जो पहला पॉइंट ये था कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और ये क्यों लिमिटेशंस अराइज हुई, क्योंकि ये पूरा जो मॉडल था, दिस होल मॉडल वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हम इसको क्लासिक थ्योरी भी कह सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी। ये पूरा मॉडल इस थ्योरी पे बेस कर रहा था, और ये थ्योरी किसने दी थी, विच वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, ठीक है। तो ये पूरा जो मॉडल था इस थ्योरी पे बेस कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो जितने भी चार्ज पार्टिकल है जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चार्ज पार्टिकल्स रिलीज एनर्जी continuously in the form of electromagnetic radiations, के जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज़ करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, उसने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास है एक न्यूक्लियस विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके सराउंडिंग में हाई स्पीड के साथ अपने एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और कंटिन्यूसली मूवमेंट के साथ वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। जब एनर्जी को रिलीज़ करेंगे इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो श्रिंक होते जाएंगे, जैसे ऑर्बिट श्रिंक होंगे
तो इसका रेडियस भी कम होता जाएगा। जब रेडियस कम होता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये हमारे पास है न्यूक्लियस विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और ये उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम कोलैप्स हो जाएगा, इसका ये मतलब हुआ कि एटम स्टेबल एक पार्टिकल नहीं है, लेकिन फैक्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एटम एक स्टेबल पार्टिकल है, एटम कोलैप्स कभी भी नहीं होता। इसके अलावा रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को एक और नाम दिया, वो था प्लानिटरी मॉडल। इसने अपने मॉडल को प्लानिटरी मॉडल के साथ कंपेयर किया। जैसे सोलर सिस्टम है, उसमें जो सन है उसने सन को न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के सराउंड में मूव करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को उसने प्लैनेट्स के साथ कंपेयर किया कि जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करेंगे। तो इसलिए उसने अपने मॉडल का नाम रख दिया प्लैनेटरी मॉडल। अब अगर इस प्लैनेटरी मॉडल को देखा जाए तो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ मूव करके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो रहे थे, तो इसी तरह अगर उसने इसको प्लैनेटरी मॉडल के सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया है, तो प्लैनेट्स भी इसी तरह फिर अगर जो सन के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, उनको भी सन के साथ टकरा जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, इससे तो पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इस मॉडल की लिमिटेशंस थी कि अगर वो प्लैनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर कर रहा है, ना तो प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में सन के साथ कोलैप्स होते हैं और ना ही एटम में जो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स होते हैं। तो ये भी उसका ड्रॉबैक था। तो इस थ्योरी की ये लिमिटेशंस थी कि इसके अकॉर्डिंग एटम कोलैप्स हो रहा था, लेकिन एटम कोलैप्स नहीं होता। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन थी। अब एक और लिमिटेशन ये थी कि उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स के बारे में हमें नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है ऑर्बिट्स में। ठीक है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स के बारे में बताया था। अब एक और जो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी से हमें पॉइंट ये पता चला कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास है बैंड्स ऑफ कलर्स। ठीक है, एक को हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेट्स सपोज ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और ये है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, आपने मोस्टली देखा होगा कि बारिश के बाद रेनबो बनती है, उस रेनबो में जो कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज अगर एक कलर है स्टार्ट में, वो कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो एक कलर दे रहा है, तो ऐसा उस कलर्स की बाउंड्रीज नहीं होती कि वो कलर्स अभी कंटिन्यू होता है, उसकी शेड्स अभी कंटिन्यू होती हैं कि दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज ये एक ब्लू कलर था, साथ ही इसके अंदर कौन सी शेड आ गई, ग्रीन कलर की। ठीक है, अब इस कलर्स की बाउंड्री देखो, बाउंड्री नहीं है, अभी ग्रीन कलर स्टार्ट है लेकिन फिर भी इसमें ब्लू की शेड आ रही है। इसी तरह आगे होगा कि ग्रीन कलर ख़त्म नहीं होगा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, अभी इसकी शेड प्रेजेंट होगी कि साथ में ही नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ रेड। तो ये है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। किस तरह से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ कर रहा था तो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम कौन सा बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम, कि वो कंटिन्यूस वे में रिलीज़ नहीं कर रहा था। एक यहाँ पे कलर शो किया, इट्स मीन उसने एनर्जी रिलीज़ की। नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास, एक और लाइन के फॉर्म में हमारे पास कलर शो हुआ। ठीक है, एंड फिर हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बना। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन बनना चाहिए था कॉन्टिन्यूस। तो ये भी उसके एक लिमिटेशन से ड्रॉबैक था कि उसने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों उसका लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, हालांकि अगर कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। यहाँ से हमें एक और टर्म का पता चला विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, EM वेव्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी आगे प्लैंक्स क्वांटम ने स्टडी किया, उसने बहुत डिटेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमें बता दिया। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इसको आगे कैरी आउट किया उस थ्योरी को, और कैसे हमें और भी अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब ऐसे नहीं है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसने हमें कुछ भी
स्टडी करके नहीं दिया, कुछ भी डिस्कवर नहीं किया। उसने एक क्वांटम मैकेनिक्स की नई फील्ड को शुरू कर दिया। उस फील्ड के थ्रू हमने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, और उस बेस पे बहुत सी थ्योरीज आई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस भी बनी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आई। तो इसका जो मॉडल है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, इंपॉर्टेंट है इस मॉडल की, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो हमने क्वांटम केमिस्ट्री मैकेनिक्स को स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी को पढ़ेंगे कि कैसे उसने ईएम जो रेडिएशंस है, ईएम वेव्स हैं, उसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको टॉपिक समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।